Hi everyone. I hope everyone is fine, relax everyone. जैसे आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में हमने पिछले दो चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें लेक्चर 1 में हमने चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कुछ फील्ड फोर्सेस के या फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था। कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा आगे पे रह गया था। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट फिजिक्स है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, वो बेस्ड है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस का। बेसिकली जो हम फोर्सेस की बात करते हैं तो वो एटलीस्ट जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा चार्जेस के बीच में, वो कम से कम दो चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। वैसे ये जो फोर्स होता है ये 10 चार्जेस, 20 चार्जेस, ऐसे मिलियंस ऑफ चार्जेस के बीच में होता है। और ये जो फोर्स होगा, ये चीज आपको कैपेसिटर के अंदर मिलेगा, बैटरी के अंदर मिलेगा, जिसमें ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा चार्जेस के बीच में। लेकिन बेसिकली इक्वेशंस को एनालाइज करने के लिए हम लोग हमेशा दो चार्जेस लेते हैं, द चार्ज Q1 and the charge Q2. अब if for a short time अगर आप अज्यूम करें कि ये फोर्सेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमारे पास डेफिनेटली ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। Q1 और Q2 आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का जो फोर्स है, ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये टॉपिक अमूमन टीचर्स या बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक होता है कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि द चार्ज Q1 exerts a force on Q2, exerts a force on charge Q2। अब Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली ये फोर्स किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है। और लग रहा है किसके ऊपर? हमें पता है एज हमारे पास जो कूलम्ब्स फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स है। अब अगर फॉर एग्जांपल चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, तो उस फोर्स का एक नाम होगा। वो नाम क्या होगा? वो होगा F21। F21 एक सबस्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 21 है। इसका मतलब यह है कि 2 पे
हमारे पास चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है बाय द चार्ज 1। ओके, इस सबस्क्रिप्ट को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप ये टर्म या ये एक्सप्रेशन आप समझ लें। ये जो फोर्स होता है ये आर्म बाय टर्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है या समझा जा सकता है, आर्म बाय। अब आर्म बाय का मतलब क्या है? आर्म फोर्स आर्म बाय, आर्म मतलब जिसके ऊपर चार्ज फोर्स लग रहा है। अब Q1 हम पहला अज्यूम करते हैं कि Q1 Q2 पे फोर्स लग रहा है, हालांकि Q2 भी लगाएगा लेकिन वो हम बाद में एनालाइज करते हैं। तो Q1 लगा रहा है फोर्स Q2 पे, तो किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। तो 2 हमारे पास क्या होगा? R और बाय। तो 2 चार्ज पार्टिकल है, फोर्स लग रहा है बाय 1। इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एरो का निशान देते हैं। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब चूंकि कोई भी वेक्टर होता है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होता है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन को शो कर लेता है। अब चूंकि ये डायरेक्शन किस तरफ है? ये डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, तो इसका यूनिट वेक्टर का नाम क्या बनेगा? R21। जो भी फोर्स होगा वही इसके यूनिट वेक्टर का नाम होगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के मुताबिक ये मतलब कहता क्या है? ये कहता है कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उस इक्वेशन का उस कूलम्ब्स फोर्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? तो वो ऐसा रहेगा, यूनिट वेक्टर और इसकी फोर्स रहेगा। अब ये पहला स्टेटमेंट है। नाउ if charge Q2 exerts a force on charge Q1, then ये फोर्स हमारे पास कैसा रहेगा? ये फोर्स इक्वल होगा F1। अब देखो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से? Q2 की वजह से लग रहा है। किस पे लग रहा है? Q1 पे लग रहा है। तो आर्म कौन रहेगा? यानी आर्म मतलब किसके ऊपर है, और बाय यानी कौन लगा रहा है? तो 2 लगा रहा है, तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया? F12। मतलब इसमें कई बार ऐसा बाय मिस्टेक गलती किया जाता है, ये समझा जाता है कि भाई 1-2 पे फोर्स लगा रहा है, इसके लिए ऐसा नहीं है। इसका 1-2 पे नहीं लग रहा है, 2-1 पे लगा रहा है। आप समझने के लिए आप इस सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें, आप इस सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें F बाय के टर्म से, और आपको बहुत आसानी से ये बात समझ जाएगा। तो F12 देन इट इज अ वेक्टर फॉर्म। सो हमें इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल टॉपिक है। ओके, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पे कोई भी स्टूडेंट नहीं सोचे, क्योंकि ये इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस किया था, बाकायदा इसकी डेरिवेशन भी किया था। ओके, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एप्सिलॉन और एक और टर्म है जिसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें यूनिट वेक्टर होगा R, ये हमारे पास R इसका क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या होगा? 1, 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये बात आप समझ ले कि अगर मेरे पास चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, तो इसका नाम क्या बना? ऑन किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है बाय 1, ऑन बाय जो सबस्क्रिप्ट मैंने कहा। अब अगर F
ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स का नाम क्या बनेगा, F अगेन ऑन यानी किसके ऊपर लग रहा है, बाय यानी कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो इसका नाम क्या बना, F12। अब ये दोनों वेक्टर है, फोर्स वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये इस तरह फोर्स लगा रहा है, ये इस तरह फोर्स लगा रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। अगर कभी भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, और इस सूरत में आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है। जब भी फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होता है तो फिजिक्स में उसको माइनस लगाया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए नहीं, वैसे माइनस हम वहां पे भी लगाते हैं जहां पे किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, जो कि किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड जब कम हो जाए तो हम उसके लिए माइनस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं और ये माइनस अमूमन लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो R21 यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है, R12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, सो दिस इज माइनस R12, जिसको हम फाइनली इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप तक कंटिन्यू करें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो माइनस है इसको शुरू में लाया R यूनिट वेक्टर 1 2। ओके, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। कंपेयर का मतलब है डिवाइड कर लेना, ठीक। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग का मतलब है एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर लेना। अब ये चीज आप देखिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो डिवाइड करेंगे, लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट से डिवाइड होगा, ये मैथ का रूल है। लेफ्ट अगेन आई रिपीट, लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट से डिवाइड होगा। देन ये इक्वेशन कैसे बनेगा, F21 डिवाइडेड बाय F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, R21 और यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, जाहिर बात है लेफ्ट से डिवाइड हो रहा है तो राइट से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, माइनस, ये हो गया माइनस 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught, this is Q1 Q2 divided by R square and this is R12। अब इस 1/4 pi epsilon naught को 1/4 pi epsilon naught काट देगा, और इस R स्क्वायर को ये काट देगा, Q1 को ये काट देगा, Q2 को ये काट देगा, ठीक। अब लेफ्ट और राइट में फर्क क्या रहा, F12 is equal to F21 is equal to, ये जो माइनस है कभी नीचे नहीं रहता, इसको हम कहां पे लिखते हैं, दरमियान में, R21 R12। अब यूनिट वेक्टर, अगर हम इस वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। अगर मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक, मैग्नीट्यूड, ये तो इसका डायरेक्शन है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे तो ये हमारे पास 1 आता है, ठीक। काफी स्टूडेंट को शायद ये बात पता नहीं हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज 1। ओके, F12 इज इक्वल टू F21, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, 1, इसका आंसर क्या है, 1, -1 डिवाइड बाय 1, वो चीज है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, ये इधर जाएगा, F12 इज इक्वल टू -F21। अब इस इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वेशन क्या कहता है, F12 इज इक्वल टू -F21। अब ये इक्वेशन ये कहता है कि
कि जब दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अगर दो चार्जेस आपके पास मौजूद है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स कैसे होगा? तो ये माइनस ये बताता है कि ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे से के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या इनके बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। 180 डिग्री मतलब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे फोर्स लगा रहे, ये ऐसे फोर्स लगा रहे, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिफरेंस का होगा। ये पूरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो आप पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law, तो F12 is equal to minus F21, this is the vector form of Coulomb's law. तो vector form of Coulomb's law states that Coulomb's law states that the two charge are the force between two charged particles is equal but opposite in direction. Last sentence मैं यहाँ से लिखता हूँ, is equal but opposite in direction. But opposite in direction. ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। इस इक्वेशन को थोड़ा प्रैक्टिस करें। सिंपल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन चार्जेस है तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर ये सेम चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा? 180 फेज डिफरेंस होगा। तो इसमें जो फोर्स होगा, कूलम्स फोर्स हमारे पास ये है, और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F21 कौन लगा रहा है, यानी 1 लगा रहे हैं किस पे? 2 पे, तो R बाय, ठीक, सबस्क्रिप्ट याद करने के लिए R बाय का टर्म याद रखेगा। ठीक, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square R21. Okay, now if charge Q2 exerts a force on charge Q1, then क्या होगा? फिर आप ये चीज देखें, F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 divided by Q2 divided by R square, यूनिट वेक्टर है, तो वो अगर ये चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है तो वो कैसे लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिससे अपोजिट माइनस हम लोग देखते हैं, ये माइनस उस चार्ज के पार्टिकल पे, ये प्लस चार्जेस है, प्रोटॉन है, ये माइनस चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने में ये इक्वेशन आया व्हिच इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कल हम इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, ये आप लोग प्रैक्टिस करें और कोशिश करें। जो व्हाट्सएप होगा सर्कलिंग का, उस पे आप लोग अपना फीडबैक और अपने जो है ना कोई भी होमवर्क हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो उस पे आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसके लिए लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। सही है, जब तक हमारे पास ये लॉकडाउन सिस्टम रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।